Good morning, 12th class. This is your business studies lecture. I am continuing chapter number 5, organizing. So, organizing, we have earlier studied the structure of organization, functional और divisional. Organizing के जो हमारे parts हैं, जो एक organizing होता है, organizing कोई भी चीज़ को organize करना, कोई भी business को organize करना, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमने इससे पहले पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल, कि फंक्शनल वे में हम अपने स्ट्रक्चर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन उसे डिवाइड कर रहे हैं, या डिविजनल वे में। फंक्शनल होता है या डिविजनल होता है। अब हम ये ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में डिवाइड करना है, फंक्शनल वे में चलाना है या डिविजनल वे में चलाना है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर। नाउ टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट इट्स सब पार्ट्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर हो या डिविजनल स्ट्रक्चर हो, इनके दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज फंक्शनल और इट इज डिविजनल, लेकिन उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जब एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज किस तरह से बिजनेस को करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर, क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसीज हैं। फिर उसको फंक्शनल वे में स्ट्रक्चर करना है या डिविजनल वे में फंक्शंस डिसाइड करना है या डिविजन्स करके डिवाइड करना है। अब वो फंक्शनल हो या डिविजनल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो फॉर्म में चलती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now, first of all is formal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो भी डिसीजंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेता है। यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेता है। हर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट से जो है लोअर मैनेजमेंट तक जाती है। जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो अपने रूल्स रेगुलेशंस जो कुछ भी बनाते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो लोअर लेवल है या मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, तो बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, अथॉरिटीज, रूल्स, रेगुलेशन, टाइमिंग्स, सारे जो कुछ डिसाइड होती है, पॉलिसीज, ये सब जो है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटीज जो है टॉप से बॉटम तक आती है। देन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज है ग्रुप ऑफ पीपल की, जो एक कॉमन गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन। और जो भी इंडिविजुअल इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल काम कर रहा है, वो हमारा उसको जो सेट रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now the characteristics or features of formal organization.
कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, जो भी प्रिंसिपल बनाई गई है लेबर को डिवाइड करने के लिए या लेबर की स्पेशलाइजेशन करने के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड इन इट, जो भी अथॉरिटीज है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप मैनेजमेंट क्लियरली अपने मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं और बाकी के लोग जो है वो उन्हीं अथॉरिटीज और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इट हैज रिटन रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स, इसके रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर जो है वो रिटन में होते हैं और फिर उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जो है मिडिल मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट के लिए कंपलसरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यूज होता है, कैसे अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, जॉब्स एंड पोजीशंस आर क्लियरली डिफाइंड, इसके अंदर जॉब्स और पोजीशन जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दी जाती है, किसकी क्या जॉब है, क्या पोजीशंस है, ये सारा कुछ जो है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल होता है जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट ने ऑर्डर दे दिए उनसे पर्सनल रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, तो उन ऑर्डर्स को फॉलो करना ही रहता है। दिस इज फॉर्मल, तो इसका अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव इजीली, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जब टॉप मैनेजमेंट अपने लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट को अपने इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, फिर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा जाता है, तो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ईजी होता है कि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। देयर इज नो स्कोप ऑफ पार्शलिटी, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल ऑनर है, ऑनर ने डिसाइड कर लिया है कि क्या रूल्स है, किस तरह से गोल को अचीव करना है, किस तरह से गोल को फॉलो करना है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करते हैं, हमारे ऑनर्स जो है वो उसके हिसाब से चलता है। इट रिमूव द मेंटालिटी ऑफ बक पासिंग, बक पासिंग मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर थोप देना और खुद आराम से बैठना। यहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब नहीं हो सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उसको फॉलो करना होता है, खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट को उसी को फॉलो करना होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। Nobody can elect other for its own failure, अपने फेलियर के लिए किसी दूसरे पे एग्जाम नहीं डाला जा सकता, जो वर्क आपको दिया है आप ही को कंप्लीट करना है, अगर उसमें कोई लॉस हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी होगी। इट एंजॉयज ऑल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की पूरी फॉर्म को एंजॉय करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को स्पेशलाइज वे में जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, उसको वही ड्यूटीज़ दी जाती हैं, तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन अपनी ड्यूटीज़ में बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं, तो हर एक के लिए पास यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है कि स्पेशलाइजेशन जो है वो इजीली हो सके। ये एक सिस्टमेटिक, लॉजिकली और ऑर्डरली वे है, यहाँ पर सिस्टमेटिक हर काम होता है, लॉजिक के थ्रू होता है कि किस तरह से गोल को अचीव करा जाए, और एक ऑर्डर जो है वो फॉर्म में होता है, तो दिस इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बना दिए, तब वहाँ पर सर्टेनिटी है, हर चीज़ सर्टेन है, आपको किस टाइम आना है, क्या वर्क करना है, क्या आप किस टाइम वापस जाना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको क्या अथॉरिटीज़ दी गई हैं, ऑल दीज आर डिफाइंड, प्री डिफाइंड, ये सारी चीज़ें पहले से रिटन में डिफाइंड होती हैं, तो यहाँ पर सर्टेनिटी है, कोई चीज़ अनसर्टेन नहीं है कि अब क्या होगा पता नहीं, बट एवरीथिंग इज सर्टेन। और उसके बाद स्टेबिलिटी, और हर चीज़ के अंदर स्टेबिलिटी है, जो जॉब आपको एक बार असाइन कर दी गई अब आपको वही चीज़ फॉलो करना है, तो स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी है इन दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द डीमेरिट्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now the demerits of formal organization. Demerits, कुछ नुकसान भी होते हैं। It has all the disadvantages of bureaucracy. Bureaucracy यहाँ पर कोई भी जो टॉप मैनेजमेंट पे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, वो अपना काम जो है वो दूसरे
सबऑर्डिनेट से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, अपने सुपरवाइजर्स के थ्रू या उनके असिस्टेंट के थ्रू भी बात करी जा सकती है। इट रिटार्ड्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ फ्री होकर बात करना, ये एक फ्रेंडशिप में बात करना, डिसीजन अपने आइडियाज प्रमोट करना, अपने आइडिया या अपने सजेशंस जो है उसको रखना, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट इज नोबडी इज रेडी टू एडजस्ट। अब यहाँ क्या है, जो टॉप अथॉरिटी है, टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने ऑर्डर दे दिए, अब उनका मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट से डायरेक्टली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे डायरेक्टली कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम नहीं पता, वो एम्प्लॉयज़ के साथ एडजस्ट करने को किसी तरह से तैयार नहीं है। अब जब वो एम्प्लॉयज़ के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। दिस इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूजिंग दी अथॉरिटी। यहाँ पर जो अथॉरिटी दी जाती है, जो टॉप मैनेजमेंट है, ऑनर्स ने एक अथॉरिटी दे दी मिडिल मैनेजमेंट को, तो वो लोअर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ भी जो अपने जॉब है दे सकते हैं, कुछ भी असाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज दी गई हैं उसका मिसयूज करने का भी पूरा चांस होता है, क्योंकि लोअर अथॉरिटी जो है सॉरी डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकती कि उनके साथ क्या हो रहा है। The workers become bound by rules and regulation and forget the common courtesy, tradition and emotion. जो वर्कर्स हैं जब उनको फोर्स करा जाएगा कोई भी काम करने के लिए, उनसे इनफॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं रखा जाएगा, तो उनके लिए ये वर्कर्स जो है रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ भी सकते हैं वर्कर्स, और सारी कॉमन कर्टसी, ट्रेडिशन, इमोशन सब चीज़ों को एक साइड में रख के अपने फायदे के लिए वर्कर्स काम करेंगे, अपने टाइम को कंज्यूम करेंगे आराम से, और कभी कभी जो वर्क है वो एफिशिएंट वे में नहीं हो पाता। इट एनकरेजेस रिजिडिटी, यहाँ पे रिजिडिटी है, जो एक रूल्स रेगुलेशन बना दिए अब उसी को फॉलो करना है, वो रूल्स रेगुलेशन वर्कर्स की कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ रिजिडिटी की वजह से भी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है वो एफिशिएंटली नहीं हो पाता, गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। इट इज ऑल द डिफेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट इज अ डेंजर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी सही नहीं होता, और सारी स्पेशलाइजेशन जो है, जो स्पेशल एक्सपर्ट्स है वो अपने ऑर्डर्स और अपना रूल्स रेगुलेशन भी चला सकते हैं अपने वर्कर्स के ऊपर। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये हमारे मेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और वो डीमेरिट्स थे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर डिसाइड कर लेती है कि हमें अपना जो बिजनेस है वो एक इनफॉर्मली चलाना है, जहां एक ऑनर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज से फ्रीली बात करते हैं, जहां एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये अथॉरिटी भी दी जाती है कि वो अपने आइडियाज जो है वो शेयर करें, कोई सजेशंस देना है तो वो दे, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको इजीली सॉल्व करा जाए, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक फॉर्मल कॉन्टेक्ट्स के साथ साथ एक थोड़े बहुत इनफॉर्मल कनेक्शंस भी मेंटेन हो जाते हैं, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक साइको सोशल सिस्टम है ड्यू टू इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप। जैसे हमारे एक स्कूल है, स्कूल में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप अथॉरिटी है, प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स है, वो फैकल्टीज को रूल्स रेगुलेशन बता रहा है, उसी के साथ जो फैकल्टीज है वो आपस में फ्रेंडशिप भी है, तो दिस इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के खुद रूल्स और ट्रेडिशंस होते हैं विच आर अनरिटन कॉमनली ऑब्जर्व। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, जैसे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो भी कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के साथ साथ बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो रिटन नहीं है रूल्स रेगुलेशन में, बट उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप ऑफन फॉर्म देयर ओन स्टैंडर्ड, discover common interest and adopt their own attitude. It will have a powerful influence on productivity and job satisfaction. जहाँ पर जो मेंबर्स हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको पूरी तरह से उनका स्टैंडर्ड है, उनकी एक कॉमन इंटरेस्ट, मतलब ऐसे वर्क करा जा रहा है कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को भी बोनस में शेयर देंगी, अलाउंसेस मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करा जा रहा है, और जो सब है वो एक ही इंटरेस्ट
उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट अचीव करने के लिए, उसके गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब अपने अपने एटीट्यूड्स में, अपने अपने वे में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवा रहे हैं और उनका पावरफुल इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी पे हो रहा है और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन पे। Informal organization is characterized by relative freedom, spontaneity, homeliness and warmth. The goals of such organization and the goals of its members are almost totally congruent. Informal organization develops its own culture and character. Such a condition does not prevent it from being sensitive to its surrounding. Informal organization में जो goals हैं organization के, वही goals उनके employees के भी होते हैं। इसका मेन मोटिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनके भी गोल को अचीव करा जाए, उन्होंने जॉब किस पर्पस से करेंगे, उनके पर्पस को पूरा करा जाए। दैट ऑल इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एम्प्लॉयज को भी पूरी तरह से अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस दे सकें या वो अपने सजेशंस दे सकें, कोई भी प्रॉब्लम है जो उनकी उसको शेयर कर सके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now the features or characteristics of informal organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल नीड्स को फुल करने के लिए बनाई जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर जगह होती है, जैसे एक सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सोसाइटी के फंड के उसमें सोसाइटी के फायदे के लिए काम होते हैं। और हमारी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे इनफॉर्मली कनेक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर हम इनफॉर्मल कनेक्शंस होते हैं हमारे, या हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर हम अपना भी गोल अचीव कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जो है अपना भी गोल अचीव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड एवरीवेयर। सच ऑर्गेनाइजेशन इज नो कंसर्न विद फॉर्मल चार्ट। जो फॉर्मल चार्ट बनाया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे कोई लेना देना नहीं होता। Its rules and norms are not in writing. Violation of rules result in social disapproval. इसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो रिटन में नहीं होते, ये खुद वॉलंटरी एक दूसरे से शेयर करे गए होते हैं। और अगर इसका कोई वायलेशन होता है, कोई अगर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता है तो सोशल डिसअप्रूवमेंट होता है। मतलब एक दूसरे की या तो फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी या एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जो थोड़े से दूरियां आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सारी लेवल्स होती है मैनेजमेंट की। दे कैन बी ऑफ सीरियल टाइप सच एज नेचुरल फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पूरे फैमिली ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा है, तो वो इनफॉर्मल है, वो घर में भी डिस्कस कर रहा है, वो ऑफिस में भी डिस्कस कर रहा है। या पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एक फ्रेंडशिप में दोनों ने मिलकर पार्टनर्स बन के काम करा है, तो वो लोग अपने डिसीजंस खुद दे रहे हैं। तो दीज आर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The authority in such organization run from bottom to top. Authorities जो है वो यहाँ पर बॉटम से टॉप में भी जा सकती है, टॉप से बॉटम में आना कंपलसरी नहीं है। Seriality of post is not compulsory in such organization. इस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट फिक्स नहीं होती, जो वर्क करता है वो अपनी मर्जी से करता है। This is known as informal organization and these are the characteristics. Now the merits of informal organization. Merits or advantages, and after that we will study demerits. Merits of informal organization. The employees remain satisfied and working groups are established. Employees जो है satisfied है क्योंकि उनको पूरी छूट दी जा रही है उनको वर्क करने के उनके अकॉर्डिंगली। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत फास्ट है, कोई भी किसी से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट है उन असिस्टेंट से बात करते हैं तो उनकी बात पहुंचने तक टाइम लगता है। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली किसी से बात हो सकती है तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। सच ऑर्गेनाइजेशन प्रूव इन रिमूविंग द ड्रॉबैक्स ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के ड्रॉबैक्स को भी दूर कर रहा है। अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो उनके साथ से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं। पीपल फील देमसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। पीपल जो है वो सिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप में। डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्रीड, पोस्ट एंड पोजीशन आर रिमूव। कास्ट, क्रीड, पोस्ट, पोजीशन को जो डिफरेंसेस थे उसको रिमूव कर दिया गया। द मैनेजमेंट कैन फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट प्लान इजीली। जो भी मैनेजमेंट है वो रूल्स और रेगुलेशन
प्लान कर सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन डेवलप, और सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। दिस इज मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में जो भी साइकोलॉजी, मॉब साइकोलॉजी डोमिनेट इन ऑल एक्टिविटीज, मतलब एक दूसरे साइकोलॉजिकली एक दूसरे को इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी चीज का रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करे तो दूसरे के इफेक्ट पड़ेगा दूसरे पे उसका। देन ह्यूमंस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक दूसरे से कोई भी कुछ भी बात कर सकता है, तो किसी भी दूसरे के खिलाफ कोई भी बात फैला सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में र्यूमर्स फैलने का बहुत चांसेस होते हैं। सच ऑर्गेनाइजेशन अपोज द इफेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एफर्ट्स को इंक्रीज आउटपुट ब्रिंगिंग एंड चेंज, मैनेजमेंट के एफर्ट्स को अपोज कर रहा है। मैनेजमेंट क्या है कि इनपुट्स को बेटर करके आउटपुट अच्छा लाती है, बट मैंने यहाँ पर इंक्रीज आउटपुट और चेंज को कोई ब्रिंग नहीं कर रहा। Sometimes such organization develop destructive attitude, कभी-कभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब इनफॉर्मली एक दूसरे के बीच में कनेक्शन रहेगा तो वो लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा होंगे, और कभी-कभी कोऑपरेशन करते करते एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाएंगे, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी कम होती है। ये कॉमनली एक्सेप्टेड नॉर्म है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फॉर्मली चलाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट इक्विटेबल, जब ऑब्जेक्टिव नहीं होते तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट लाइफ होती है और टेम्परेरी होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह लॉन्ग वे में नहीं चलती। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारी ड्यूटीज, रूल्स, रेगुलेशन जो है टॉप मैनेजमेंट फिक्स कर देता है लोअर मैनेजमेंट के लिए। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ड्यूटीज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, जिसका जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से वर्क करता है। फॉर्मेशन, दीज आर फॉर्मली मैनेज, ये फॉर्मली मैनेज करे जाते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, सब अपने हिसाब से वर्क करते हैं। नेचर्स ऑफ रूल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, प्रोसीजर्स, नेचर, ये सब जो है ये रिटन में होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी रूल्स रेगुलेशन रिटन में नहीं होते। नेचर ऑफ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज आर पर्सनल, एम्प्लॉयज के रिलेशन जो है वो पर्सनल, इम्पर्सनल होते हैं, एक दूसरे से पर्सनली कोई कनेक्शन नहीं होता। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे के साथ पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, वो अपने एम्प्लॉयज पर वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर्स और पर्सनल पे डिपेंड करती है। साइज जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा छोटा ही होता है। लाइफ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग लाइफ है, बहुत लंबा चलती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टाइम के लिए बनाई जाती है। नेचर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मेंबर इज नॉट पर्सनल, इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। अथॉरिटी जो है पर्सनली नहीं होती, वो पोस्ट के हिसाब से दी जाती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी पर्सनल होती है, वो अपने हिसाब से खुद अथॉरिटी ले लेते हैं। सो दिस इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, वेदर इट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर और वेदर इट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, बट मेन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस हो, वो फॉर्मल वे में चलता है, वो इनफॉर्मल वे में नहीं चलता। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।